नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना अनंतनगर आवासीय योजना का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसमें आप लोगों को प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट 3 मई 2025 है। और मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए थे और कॉल करके भी पूछा था, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को इकट्ठा करके टॉप के कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं और उस सब की जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो उन सबको भी एक बार में समझ आ जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के मन में। उन्हीं सबको इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपकी स्क्रीन में ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये है अनंतनगर आवासीय योजना 785 एकड़ का जो मैप है, कलरफुल मैप है, आप देख सकते हैं अनंतनगर आवासीय योजना। इसके बारे में सबसे पहला प्रश्न जो सब पूछते हैं, एलिजिबिलिटी विथ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इन लखनऊ। अगर उनके पास लखनऊ में प्रॉपर्टी है तो क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। पहले मैं बता दूं कि प्राधिकरण ने क्या कहा है आप लोगों के लिए। परिवार का डेफिनेशन दिया है। अपने पिछले वीडियो में मैंने इसमें फोकस रखा था, आप लोगों को इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। फैमिली का जो डेफिनेशन दिया है वो है पति पत्नी और चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 18 साल से नीचे के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी आप फॉर्म भरने जाएं तो 18 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो एक अलग फैमिली में काउंट होगा। तो एक फैमिली एक प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकती है और एक ही प्लॉट उन लोगों को मिलेगा। इन्होंने कहा है प्राधिकरण ने कि आवास विकास परिषद या एलडीए या कोई इंप्रूवमेंट टेस्ट किसी स्थानीय निकाय सरकारी समिति द्वारा विकसित कॉलोनी में कोई अपना भूखंड या फिर भवन नहीं होना चाहिए। लखनऊ वासी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भूखंड और भवन नहीं होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश से किसी और शहर में एक से अधिक सेम भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट एजेंसी से आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ फोकस आपको रखना है, कॉन्सेंट्रेट करें भूखंड और भवन। अगर आपके पास फ्लैट है, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के फ्लैट है, या फिर आप सरकारी आवास विकास या एलडीए के कोई फ्लैट है, तो यहाँ पर फ्लैट के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर सिर्फ भवन और भूखंड कहा है। अगर यहाँ पर प्राधिकरण संपत्ति वर्ड यूज करता है तो भवन, भूखंड, अपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती। पर यहाँ पर जो पहला सपोज इस तरीके से अगर प्राधिकरण डालता कि उनके पास परिवार के किसी सदस्य के पास लखनऊ में कोई भी संपत्ति ना हो, तो यहाँ संपत्ति के अगेंस्ट में भूखंड और भवन लिख दिया है। अपार्टमेंट वाले आप लोग आगे एक नंबर आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, जिनके पास अपार्टमेंट है, ईडब्ल्यूएस भी है, तो उनसे पूछ सकते हैं लखनऊ के एलडीए के जो टोल फ्री नंबर में क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर काफ़ी लोग जिनके पास फ्लैट है तो वो अगर अब तक अप्लाई नहीं कर रहे तो ज़रूर पूछे पहले, फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो करें ज़रूर। क्योंकि काफ़ी प्रश्न आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि उनके पास मम्मी पापा के द्वारा गिफ्ट की हुई एलडीए की एक प्रॉपर्टी है, भवन है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने रीसेल में ख़रीदा है तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये आपको प्राधिकरण से ही ज़रूर पूछना चाहिए। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, बट जो पॉइंट है वो आप लोगों को बता दिया। भूखंड और भवन वाली बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को इसमें ज़रूर समय देना चाहिए, और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर अपनी निकालनी चाहिए। ठीक है, अब बात करूँ कि ये एफिडेविट आप लोगों को देना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्राधिकरण में ज़रूर पता करना चाहिए, क्योंकि एफिडेविट में आप नोटरी करके आप सबमिट करेंगे, भवन या फिर भूखंड आपके पास नहीं है, यानी नोटरी प्रमाणित करेंगे कि भवन भूखंड नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ पहले ज़रूर पता कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में आते हैं कि को एप्लीकेंट किसको बना सकते हैं हम। को एप्लीकेंट में कुछ लोगों ने पूछा था कि किनको जोड़ सकते हैं, क्या हम बेटा बेटी को जोड़ सकते हैं या भाई बहन को जोड़ सकते हैं। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि डेफिनेशन में सिर्फ आ रहा है कि एक फैमिली एक प्लॉट, यानी पति पत्नी संयुक्त रूप से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भाई बहन 18 साल से ऊपर हैं तो वो अलग फैमिली काउंट होगी, और 18 साल से नीचे के हैं तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकते, यानी माइनर इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा है कि पति पत्नी इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें ज़्यादा आप समय ना करें। अगर आप पति पत्नी करना चाहते हैं, एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो भर सकते हैं, बट अगर आप जब लोन लेने के लिए जाएंगे तो फादर, माता या पिता अर्निंग मेंबर हैं तो वो आपके साथ बोरोवर बन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में ओनरशिप उनको नहीं मिलेगी। सपोज आपकी इनकम कम है तो फादर आपको, आप बोरोवर बन जाएंगे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। बट
एक परिवार एक प्लॉट। अब अगले प्रश्न में आते हैं कि प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट वायबिलिटी। क्या, ये भी बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं लोग, बताइए कि क्या वहाँ पर इस समय प्लॉट लेना इस प्राइस में सही होगा या नहीं होगा। तो इसकी अगेंस्ट मैं उनसे एक आंसर मैं इस तरीके से देता हूँ कि प्राधिकरण ने 41,150 रुपये की कीमत निकाली है और इसके साथ साथ 12% का फ्री होल्ड देंगे। तो इस कीमत को मत समझिए, इसमें आपको जोड़ना है 12%, यानी कि आपके बन जाते हैं 46,088 रुपये के करीब, यानी 46,000 रुपये की कीमत मान के चलिए कि इसमें कीमत 46,000 है। क्या इसमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? फिक्स रेट पर ऑफर किए हैं, जा रहे हैं, क्या रेट करंट मार्केट प्राइस से कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। करंट मार्केट प्राइस पहले समझ लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यही मार्केट प्राइस है, यही बेंचमार्क बना रहा है। और आप लोग समझ लीजिए अगर आप बिल्डर हैं और इसके सराउंडिंग में कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं रेरा रजिस्ट्रेशन करा के, अगर सपोज आप गलती से 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में बेच रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज भी आप 35,000 रुपये मीटर में बेचेंगे? क्योंकि प्राधिकरण ने यहाँ एक सेट कर दिया है प्राइस 41,150 रुपये, तो आप भी यहाँ पर 40,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कम बेचेंगे, प्लस एडिशनल कॉस्ट लगाएंगे, तो यही प्राइस में आप बेचेंगे। तो ये बेंचमार्क है। तो आप ये समझ लीजिए जब प्राधिकरण या सरकारी योजनाएं जब आती है यहाँ पर, तो ये सिर्फ प्लॉट नहीं बेचती है यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोगों को पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म करती है और अगले 5-10 साल में इस एरिया को एक प्राइम लोकेशन बनाने का प्रयास करती हैं और इस एरिया को डेवलप करती हैं। सारी योजनाएं यहाँ पर होती हैं। ये सरकारी योजनाओं का इन्वेस्टमेंट करने का एक बेनिफिट यही रहता है कि आने वाले समय में ये एक प्राइम लोकेशन बन जाएगी। 5 से 10 साल का आप समय लेके चलिए और 5 साल में लगभग प्राधिकरण ही आपको 40% के करीब आपको इंक्रीमेंट दे देगी, क्योंकि हर साल उनका एक रूल होता है कि प्राइस बढ़ाया जाता है, तो 7 से 10% वो प्राइस बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। इन्वेस्टर्स हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म वाले ना करें यहाँ पर 1-2 साल वाले। और अगर आप एंड यूज़र हैं, लॉन्ग टर्म रखते हैं, एलडीए के फ़ैन हैं, तो आप ज़रूर इसमें निवेश कर सकते हैं। आगे आपको फ्यूचर इसका अच्छा ही मिलेगा। आपको 5 से 10 साल का टाइम फ्रेम रखें आप, ठीक है। अब आगे आते हैं लॉटरी और पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है इसमें। लकी ड्रॉ कब होगा, कंडक्ट किया जाएगा, टेंटेटिव डेट क्या है, प्लॉट की रजिस्ट्री कब होगी, तो इसको हम लेके चलते हैं यहाँ से कि टेंटेटिव डेट क्या है। प्राधिकरण ने इसमें लास्ट डेट तो दे दिया, बट लॉटरी का डेट अभी नहीं दिया है। आप ये समझ लो कि ये काफ़ी समय के बाद प्राधिकरण इतनी बड़ी योजना लेके आ रहा है। जैसे हमारे घर में भी कोई फंक्शन होता, पार्टी होता, तो हम पहले ही एक चेकलिस्ट बना देते कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं, ठीक है। कितने लोग आएंगे उसी हिसाब से खाने के करेंगे, सब चीज़ तैयारी करते हैं, मैन पावर उसी हिसाब से लगाते हैं। पर यहाँ पर अभी कितने एप्लीकेशंस आएंगे यहाँ पर, ये अभी नहीं पता है। जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी तो स्क्रूटनी में टाइम लगेगा। उसी हिसाब से प्राधिकरण डिसाइड करेगा कि कब लकी ड्रॉ होगा, इसलिए वो आज डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि कब है लकी ड्रॉ, क्योंकि अगर ज़्यादा एप्लीकेशन है समय लग जाएगा उसमें स्क्रूटनी वगैरह करने में। ये है कि बट जल्दी कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी योजना है और बैक टू बैक इनके पास प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, अप्रूव्ड रेरा में रजिस्टर्ड है, तो इसे जल्दी जल्दी निकाले जाएगा। ये उसी हिसाब से ये अपनी मैन पावर को तैयार करेंगे और उसी हिसाब से ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अलॉटमेंट लेटर है, डिमांड लेटर है, ये सारे के सारे उनको फ्यूचर में देना भी होगा, किस तरीके से जल्दी भी करें। यहाँ पर ये प्लॉट की रजिस्ट्री कब होगी और इसमें एडिशनल चार्ज कर देते हैं। रजिस्ट्री के लिए चार्ज तो लगता ही, जैसे आप लोगों को सबको पता है मेरे बरेली शहर में 8% का प्राइस है, तो वैसे यहाँ भी एक प्राइस फिक्स होगा। और रजिस्ट्री कब होगी, अगर आपसे जब आप साइट जाएँ वहाँ पर कोई आपसे मिले या फिर कोई कहे कि रजिस्ट्री तो हम 6-8 महीने में कर देंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये है रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। एक समय सीमा होती है रेरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद कि आपको बताना पड़ता है कितने समय में आप यहाँ पर पोजीशन देंगे और साथ साथ क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे। तो रजिस्ट्री है इज इक्वल टू सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब भी काम कंप्लीट हो जाएगा तभी रजिस्ट्री होगी। कभी हो सकता है प्राधिकरण में कह दें कि बहुत जल्दी हम रजिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है, जोश में है, जोश में कह देंगे, लेकिन ये समझिए कि वो काम कंप्लीट होगा तभी वो ऑफर ऑफ पोजीशन करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते अगर उन्होंने पहले कर दिया बिना काम कंप्लीट किए हुए, बिना रोड डाले हुए, बिना पार्क डेवलप किए हुए, बिना सीवर लाइन डाले हुए, तो कोई ना कोई निकल के आ जाएगा और कंप्लेन कर देगा, तो पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए बहुत सेफर साइड रहने के लिए कि जब भी काम कंप्लीट होगी तभी रजिस्ट्री होगी, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अगले, प्लॉट आवंटन के बाद बेचने या ट्रांसफर की नीति। इन्वेस्टर्स है, काफ़ी इन्वेस्टर्स वो कहते हैं कि इसमें हम इन्वेस्ट करें या ना करें, इन्वेस्ट करने के बाद हम इमीडिएटली हम बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफ़र की कोई भी पॉलिसी नहीं है। आप रजिस्ट्री कराइए अपने नाम पे
और तभी आप इसको बेच सकते हैं। अगेन रजिस्ट्री कब होगी? रजिस्ट्री सब्जेक्ट टू कंप्लीशन वर्क होगी 1 साल 6 महीने 2 साल। 2 साल का तो आपको पेमेंट प्लान ही है, 2 साल के बाद वो ऑफर करेंगे, ये मान लीजिए। उससे पहले भी कर सकते हैं काम कंप्लीट होने पे, तभी आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। ये इन्वेस्टर लोग काफ़ी पूछते हैं कि हम आज लगाएं, रजिस्ट्री हो जाए, अलॉटमेंट हो जाएगा तो हम बेच दें कि अपना 20, 25, 30% प्रॉफिट लेके। डिमांड आने में भी समय लगेगा क्योंकि काफ़ी इन्वेंट्रीज प्राधिकरण के पास ही है। अगर प्राधिकरण इसको बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट पोजीशन में आ जाएगा कि सारे, तो तब आएंगे रीसेल की वैल्यू बढ़ के आएगी यहाँ पर। जब प्राधिकरण प्राइस बढ़ाएगा तो यहाँ भी प्राइस बढ़ते रहेंगे। फिलहाल अभी ट्रांसफर के लिए आप पे कोई नहीं है, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है यहाँ पर। ये मैंने अपने पार्ट से ऐड किया है, लोगों ने पूछा ही नहीं है ये कि 1% का टीडीएस कब जमा करना होता है, कैसे जमा करना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा की है या फिर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की, तो आपको 1% सरकार को टैक्स जमा करना पड़ता है। और जब आप प्राधिकरण को या बिल्डर को पेमेंट करते हैं, ये एप्लीकेबल टू बिल्डर एंड प्राधिकरण दोनों के लिए है, तो वहाँ पर आपको 1% टीडीएस आपको सरकार को जमा करना पड़ता है। ठीक है, ये ज़रूरी है। आपकी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं 1% से 50 लाख से ऊपर की आ रही तो आपको 1% का जमा करना होगा। और जब आप प्राधिकरण को पैसा जमा करेंगे 1% सरकार का हिस्सा उनके जमा कर दीजिएगा। और यहाँ आप लोगों को एक बात बता दूँ कि यहाँ पर 1% टोटल कॉस्ट का 1% होता है, वो उसी का ही पार्ट है। यानी कि आप 100% जो है 99% आप प्राधिकरण को देंगे, 1% आप देंगे सरकार को। सो 101% ना होगे, 99% वहाँ है प्लस 1% है। ये आप सीए से बात कर लीजिएगा। फॉर्म 26Q भी जनरेट करना होता है इसमें, इनकम टैक्स की साइट में जाके, फिर आपको उसको रेफरेंस में रखते हुए फॉर्म 16 भी जनरेट करना पड़ता है। प्राधिकरण जब भी अलॉटमेंट लेटर देगा उसमें अपना पैन कार्ड वगैरह मेंशन करेंगे, उसी को रेफरेंस में रखते हुए 16 भी जब जनरेट हो जाएगा तो फिर वो सबमिट करेंगे आप प्राधिकरण को और कहेंगे कि हमने 100% जमा कर दिया है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये मैंने अपने पार्ट से जोड़ा हुआ है। ठीक है, और पेमेंट एंड रिफंड, पेमेंट में आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना चाहिए, ये पूछते हैं मुझसे। बट ये जो एप्लीकेशन, जो पोटेंशियल बायर हैं जो खरीद रहे हैं, ये उनका कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि वो इंस्टॉलमेंट लें या डाउन पेमेंट लें। डाउन पेमेंट में आपको 9% का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो नहीं जमा करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के साथ। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और सैलरी ठीक ठाक या अच्छी है तो आप ज़रूर उसको चूज़ करिएगा, क्योंकि सारी झंझटों से आप फ्री हो जाएंगे। इंस्टॉलमेंट वो लोग ऑप्ट करिएगा जो ठीक है, कमा रहे हैं, एवरेज कमा रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं और रेंट पे भी रह रहे हैं, तो ये बेटर रहेगा उनके लिए कि हर 3-3 महीने में आपको पेमेंट करनी है। लेट होने पे पेनल्टी ज़रूर लग जाती है, क्योंकि अगर आप डाउन पेमेंट कर देंगे तो इसका बड़ा अमाउंट ईएमआई के तौर पे आपके जाने लग जाएगा और आपको अनकंफर्टेबल लगेगा कि अपने फाइनेंसेस को संभालने में। और डाउन पेमेंट लॉटरी, इसमें कोई प्रेफरेंस की बात नहीं कही गई है, दोनों को बराबर ही ट्रीट करेंगे। इंस्टॉलमेंट प्लान ऑप्ट करें या फिर डाउन पेमेंट प्लान को ऑप्ट करें, उसमें कोई नहीं है। अगर प्लॉट अलॉट नहीं हुआ तो कब पेमेंट वापस आएगी, बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि लगा दिया तो अब पेमेंट कब आएगी वापस। नॉर्मली इसमें मेंशन किया है कि 3 महीने में पेमेंट लौटा दी जाएगी और चौथे महीने 4 महीने से ज़्यादा होंगे तो उसमें आपको 4% का आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ मैं बता दूँ कि इतना समय नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बैक टू बैक स्कीम्स आने लग जाएंगी तो पेमेंट भी रिफंड जल्दी हो जाएगा। क्योंकि 4 सेक्टर 5, 6, 7 और 8 जो अलग अलग खंड, जैसे अभी आदर्श खंड निकाला है, अमोद खंड है, इन सबको रेरा से अप्रूवल मिल चुका है, वो निकालने की पोजीशन में है, इसलिए बैक टू बैक स्कीम्स निकाल सकते हैं तो रिफंड भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होगी। और ये पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया है, ये कैसे कैसे प्रोसीजर आप लोगों को देखना है, ये चीज़ें अपने पास रख लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पंजीकरण पुस्तिका में दिए गए प्रारूप पर शपथ पत्र की प्रति है, ये वहाँ से आप एफिडेविट को प्रिंट करा के 10 रुपये में आप बना के सबमिट जरूर करिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये किस तरीके से अप्लाई करना है, LDonline.co.in है, काफ़ी समय से इसमें शायद से वो जा रहा है, लोड नहीं उठा पा रहा है, मेरे को लगा ट्रैफिक की वजह से कभी कभी डाउन हो जाता है। तो आपको इसी वेबसाइट में जाके करना है, कोई भी दूसरे वेबसाइट्स में नहीं जाना है। यहाँ से आपको लैंडिंग पेज कहीं और मिल जाएगा तो ज़रूर चले जाइएगा, बट आपको पहले यहीं जाना है। और जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अलग अलग जगहों पे ये नंबर दिया है, इसके ऊपर मैंने प्रश्न नहीं बनाया है। 1800, 1800 और 5000 ये टोल फ्री नंबर है प्राधिकरण का, इसके ऊपर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि ये उठेगा या नहीं उठेगा ये आप पे डिपेंड है। बट आप लोग इसमें पता ज़रूर कर लीजिएगा कि आपकी कोई क्वेरी है वो यहाँ से सॉल्व करें। जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर थे वो मैं इसमें नहीं पिक कर रहा हूँ कि रीसेल में खरीदा है या फिर पेरेंट्स की तरफ से आपको प्रॉपर्टी मिली है तो क्या करना चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ
कि इसमें होम लोन, प्लॉट लोन सब मिलता है यहाँ पर। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी, उनके नाम पे अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है एलडीए में या आवास विकास में, कोई भी इंप्रूवमेंट टेस्ट में, तो आपका क्या करिए कि पेरेंट्स के नाम पे अपना प्रॉपर्टी बुक कराइए और लोनी आप बन सकते हैं। यानी कि ओनरशिप माता पिता की रहेगी और लोनी आप बन जाएंगे। ये एक इसका ऑप्शन है। और ये आपके पास ध्यान रखिएगा, ये सारे स्कैन, सिग्नेचर, जो भी चीज़ें दी गई हैं, रिजर्वेशन, ये सब अपने पास रखिएगा। 3/5/2025 का लास्ट डेट है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे। अब मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे, इसमें नए लोग जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, और जो पुराने हैं, जो जुड़ चुके हैं, उनके लिए भी उम्मीद है कि मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी ऐसी कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। लखनऊ या लखनऊ के अलावा और प्राधिकरण को भी मैं कवर करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये अपडेट आप लोगों को दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।